Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 मार्च 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कार्डिगन बे को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार इसके बारे में अपने वीडियोज़ के अंदर पढ़ रखा है। तो देखो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था 1972 में क्लब ऑफ रोम के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको हमें अचीव करना है साल 2030 तक। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी नीदर 1 नर 2। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये आज का सबसे पहला आर्टिकल, पेज नंबर 1 पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये अगेन रिलेटेड है रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट से, बट हुआ क्या है, यहाँ पे बात की गई है लगभग 15,920 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, मतलब यूक्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग, लगभग 700 लोग फंसे हुए हैं सुमी के अंदर। ठीक है, सुमी एक शहर है यूक्रेन में जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस अभी भी स्टक हैं, जिनको निकालने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। तो इंडिया ने लगभग अभी 76 फ्लाइट्स का यूज़ करके इतने लोगों को इवैक्यूएट किया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सारा काम किया गया है एक ऑपरेशन के अंडर में, आपको रट चुका होगा, वो है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के अंडर में हमने ये काम किया है। प्लस यहाँ पे बताया गया अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूक्रेन में एक शहर है सुमी नाम का, वहाँ पर आप देख पाओगे 700 बच्चे जो हैं अभी भी वहाँ पर फंसे हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो एरिया अभी सबसे ज़्यादा कंसर्न एरिया देखने को मिलेगा, वहाँ पर काफ़ी बॉम्बार्डिंग वगैरह हो रही है और बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है रशिया के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि उस एरिया में जो भी लोग हैं उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट वो पानी भी पी रहे हैं बर्फ़ को पिघलाकर, या आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें बताई गई हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर बच्चे फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जल्दी चाहते हैं कि उनको रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, बट अभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा सेफ्टी है नहीं, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपरली अभी ये इवैक्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर बताई गई है। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की, और ये जो बच्चे फंसे हैं इनको भी हम लोग जल्द से जल्द इवैक्यूएट करने वाले हैं। प्लस कुछ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कहना यह है पिछले 24 घंटे के, मतलब सिर्फ पिछले 24 घंटे में बात करें तो लगभग 2,500 इंडियंस को हमने इवैक्यूएट किया है 13 फ्लाइट्स के माध्यम से। तो 2,500 इंडियंस को हम लोग वापस से भारत लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगले जो शिफ्ट होने वाली है वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी सारे लोगों को लेकर आने वाले हैं। वो चीज़ें यहाँ पर जनरल सी मेंशन करी गई हैं, बट सिचुएशन कहाँ पर आ चुकी है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ये मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली इसके अंदर बता दिया है। देन उसके बाद एक बार लोकेशन को भी ज़रूर देख लो, क्योंकि लोकेशंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं।
यहाँ पे आप देख पाओगे ये रहा यूक्रेन, ऊपर आपको रशिया नज़र आएगा। यूक्रेन की कैपिटल यहाँ पर आपको कीव नज़र आ जाएगी। ये जो 3 एरियाज थोड़े से डार्क रेड कलर के हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से रशिया का कंट्रोल है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर ये जो एरियाज़ है इनके ऊपर बहुत सारी बॉम्बार्डिंग ऑलरेडी रशिया कर चुका है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको खार्किव देखने को मिलेगा, उसके ऊपर यहाँ पर आपको सुमी देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ, मान लो यहीं पर ये सुमी है, यहीं की बात हो रही है कि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे स्टक देखने को मिलेंगे, फंसे हुए हैं। उसके बाद अभी बहुत सारे बच्चे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया इन कंट्रीज़ में पहुंचे और इन कंट्रीज़ से भारत यहां पर वापस से लेकर आया है इन स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखना इसके बारे में। साथ ही साथ जब आप लोग लोकेशन देख रहे हो तो एक चीज़ और देख लेना, इधर यूक्रेन है, ऊपर रशिया है, इधर क्रीमिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो इन तीनों रीजन के बीच में एक सी आता है जिसका नाम है सी ऑफ एज़ोव, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल और अटैच्ड है। यहाँ पे बोला गया जो मारियोपोल सीज फायर हुआ था ये फेल हो चुका है। मतलब आपको पता होगा परसों बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो चुका है। अब यहाँ पर ये लोग गोलियाँ वगैरह नहीं चलाएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि यहाँ पर सारे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करा जाएगा, उनको वहाँ से निकाला जाएगा यूक्रेन से। ऐसा यहाँ पर एक सीज फायर की खबर आई तो थी, बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह अपलोड हुए थे यूट्यूब के ऊपर, बट यहाँ पर आप लोग देख पाओगे क्या हुआ कि जो ये सीज़ फायर है वो फेल हो गया। सीज़ फायर लंबे समय तक टिका नहीं। क्यों? क्योंकि रशिया ने यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर बॉम्बार्डिंग करी है और यहाँ पर इन बॉम्ब्स को गिराने की वजह से, इन अटैक्स की वजह से जो ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था वो अपने आप ही वायलेट हो चुका है। सीज़ फायर एग्रीमेंट अपने आप ही फेल हो चुका है। क्योंकि सीज़ फायर का मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही है कि जो यहाँ पर फायरिंग, अटैक, बॉम्बार्डिंग सब कुछ यहाँ पर रोक दिया जाएगा। ऐसा डिसाइड तो किया गया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। तो सीज़ फायर जो हुआ था वो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुआ, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। अब एक और लोकेशन आपको देखनी होगी, ये बात की गई है मारियोपोल की, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार। तो अगेन यहाँ पर आपको यूक्रेन का मैप देखने को मिलेगा। यूक्रेन में आप जब नीचे की साइड देखोगे, ये तो क्रीमिया वाला रीजन हो गया जो कि अभी मैंने आप लोगों को इस वाले मैप में दिखाया था, ठीक है। आप क्रीमिया वाला और रीजन और रशिया के बीच में आपको सी ऑफ अज़ोव देखने को मिलेगा। इसी पर्टिकुलर एरिया में आपको ये मारियोपोल देखने को मिल रहा होगा। इस वाले रीजन की बात की जा रही है, ठीक है। क्लियर रखना है इसके बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन चुकी है। अब लोकेशन देख लिया ना तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, हम लोग चीज़ों को अच्छे से आगे भी समझ पाएंगे। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है किसको लेकर? इकॉनमी को लेकर। तो जीएस पेपर 3 इकॉनमी से इस आर्टिकल को रिलेट तो कर सकते हो। एनएसई के अंदर मतलब एक स्कैम देखने को मिला था जिसको हम लोग कोलोकेशन स्कैम के नाम से जानते हैं। तो ये कोलोकेशन स्कैम क्या है मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, आगे काफ़ी डिटेल में आर्टिकल कवर है। मैंने आपको ये कहानी पहले बताई है, चित्रा रामकृष्णा की। ये क्या कहानी है? हिमालयन रोगी के ऊपर विश्वास करने वाली कहानी थी, है ना। तो क्या पता नहीं इंसिडेंट हुआ यार। चलो मैं आपको ये बताऊंगा, आगे चलेंगे ना, आगे इसको डिस्कस करेंगे, आर्टिकल आगे डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहाँ पर मैंने सोचा था क्वेश्चन पूछूंगा, वो इस आर्टिकल से रिलेटेड है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑपरेशन गंगा के बारे में, और ऑपरेशन गंगा के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रखी है, ठीक है, पीडीएफ के अंदर अटैच मिल जाती है। ऑपरेशन गंगा क्या है काफ़ी डिटेल में आपको पता चल चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद होगा जब भी मैंने ऑपरेशन गंगा के बारे में पढ़ाया, उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया था। तो देखते हैं यहाँ पे आज आपकी टेस्टिंग लिखते हैं कि आप कितनी चीज़ें को रिकॉल कर पाते हो। अच्छा, ये जो ऑपरेशन राहत है ये किस चीज़ से रिलेटेड था ये बताना, और ऑपरेशन मैत्री किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, तो इन तीनों के बारे में मैंने अलग से पढ़ाया था आप लोगों को। तो ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री और ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ये तीनों किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन कौन से कंट्रीज से रिलेटेड है, किस किस कंट्रीज से हम लोग यहाँ पर लोगों को लेकर आए थे, कौन कौन से ऑपरेशन के अंडर में, तो वो चीज़ें आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। आगे चलते हैं। अगले पेज पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आज का कह सकते हो आर्टिकल ऑफ द डे है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर रशिया, यूक्रेन और इंडिया को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफेंस डिलीवरीज को लेकर। अभी यहाँ पर इसके अंदर एक चाइना का कॉन्सेप्ट भी लिया गया है, तो चाइना का क्या रोल देखने को मिलेगा, वो सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हुआ क्या है, अभी रशिया यूक्रेन के बीच में जब ये विवाद लगातार बढ़ते रहे, रशिया यूक्रेन पर लगातार बमबार्डिंग करता रहा, अटैक करता रहा, इसकी वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए। आपको पता होगा इधर यूएस हुआ, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हुई, तो इन सब लोगों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से भारत के ऊपर भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि हमने रशिया के साथ बहुत सारी डिफेंस डील कर रखी हैं।
अलग अलग सामान हम लोगों ने डिफेंस इक्विपमेंट्स को रशिया से परचेज कर रखा है, ठीक है। प्लस हमने बहुत सारे अग्रीमेंट्स अभी ऑन द वे कर रखे हैं, मतलब बहुत सारे अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसके थ्रू अभी रशिया हम लोग को वो सामान हमारे पास भेजने वाला था। तो आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इन सैंक्शंस की वजह से जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, भारत को वो सामान ना मिल पाए या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। लेकिन भारत को अभी ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा चाइना का। जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इनकी यहाँ पर एक अभ्यास होने वाला है तिब्बत वाले रीजन में। जब अभ्यास स्टार्ट करेंगे तिब्बत वाले रीजन में, जो कि बिल्कुल इंडिया से सटा हुआ है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, फिर से कोई विवाद देखने को मिल सकता है भारत और चीन के बीच में। ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि यहाँ फिर से एक विवाद क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीन उधर से एक अभ्यास करेगा और पॉसिबिलिटी कि लद्दाख के अंदर वो वापस से एक तरीके से घुसने की कोशिश करे। और इस पूरे सिचुएशन में हम लोग को ज़रूरत है हमारे आर्म्ड फोर्सेस की, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की। और इस सिनेरियो में हमारे पास एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है S-400 सिस्टम, जो हमने रशिया से परचेज़ किया है, लेकिन डील ऑन द वे है। अभी S-400 सिस्टम हम लोग को मिले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी काफ़ी हद तक आवश्यकता है। अभी ये सिचुएशन ना होती, रशिया के ऊपर सैंक्शंस ना लगे होते, तो हम लोग आराम से इसको ले पाते। अभी लेकिन सिचुएशन काफ़ी बेकार है, दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो अभी हमारे पास ये सारी डिफेंस जो डिलीवरीज़ है प्रॉपरली टाइम पर आ नहीं पाएंगी। ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और प्लस देखो, बहुत सारी डील हमने कर रखी है, बहुत सारी डील करंट टाइम में चल रही हैं, जिसमें रशिया को काफ़ी कुछ देना था भारत को, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी देरी हो जाएगी, या फिर आने वाले टाइम पर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो डिफेंस डिलीवरीज हमारे पास हो ही आ ही नहीं पाएँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ देखोगे तो हमारे लिए ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जिसको लेकर हमने डील करी है वो बहुत ज़रूरी भी हैं। एक तो चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, दूसरा पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट है। दैट इज़ वाई हम लोग को ये डील की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? अब मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग से बताने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग चाहो तो लिख कर अपने पास रख सकते हो, एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, लाइक कर देना। टारगेट हम लोगों ने रखा है 6K लाइक्स का, तो आज आप लोग को यहाँ पर इस टारगेट को अचीव करवाना है, ठीक है। चलो अब पहले बात करते हैं हमारी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यहाँ पे मैंने आर्टिकल से निकाल ली है कि इंडिया यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है डिफेंस सप्लाई को लेकर, कि आने वाले टाइम पर फ्यूचर में रशिया और यूक्रेन से जो भी हमने डील करी है क्या वो हो पाएगी, क्या वो हमारे पास जो भी हमने पैसा खर्चा है क्या हमारे पास वो सामान आ पाएगा, वो डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो हथियार आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। फिर उसके बाद बताया गया रशिया के बारे में। रशिया आज के टाइम पर एक सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है, मतलब कि ये वेपन्स को एक्सपोर्ट करने में दुनिया भर में एक टॉप कंट्री है, ठीक है। सबसे टॉप पर यूएस है, यूएस के बाद रशिया है जो कि सबसे ज़्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। क्लियर हुआ? उसके बाद एक डेटा दिया गया है 2016 से लेकर 2020 के आसपास का देखोगे तो अमेरिका का जो शेयर है ये हथियारों को एक्सपोर्ट करने का वो 37% का रहा है, वहीं पर रशिया का शेयर 20% का रहा है। ये सारी बातें कैसे बताई गई? तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने यहाँ पर काफ़ी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी है। तो मतलब रशिया का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शेयर है दुनिया भर में हथियार को एक्सपोर्ट करने में। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं एक मेजर डिफेंस कोऑपरेटिव कंट्री देखने को मिलेगा रशिया और यूक्रेन के साथ। मतलब भारत का जो रिलेशन है रशिया और यूक्रेन के साथ वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वो कैसे मजबूत हैं आगे हम बात करेंगे। डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं कि इंडिया रशिया के आखिरकार डिफेंस टाइज आज के टाइम पर स्टैंड कैसे करते हैं। देखो, एक टाइम था कि भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स के ऊपर और वेस्टर्न नेशंस के ऊपर, यूएस और इन सब कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था। हम लोग इनसे ही हथियार खरीदा करते थे। लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1970s का दौर आया, ठीक है, भारत ने यहाँ पर काफ़ी सारे वेपन्स इंपोर्ट करना चालू कर दिए यूएसएसआर से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न कंट्री से परचेज कर रहे थे, लेकिन 1970s के दौर में क्या हुआ, हम यूएसएसआर की तरफ भी जाने लगे। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, जो कि 1991 में टूट चुका था, आपको पता होगा। उसके बाद इसमें से टोटल 15 देश निकले थे, जिसमें से रशिया, यूक्रेन, ये सारे देश जिसके बारे में आप लोग सुनते रहते हो, ठीक है। तो यूएसएसआर के पास हम लोग चले गए, यूएसएसआर से काफ़ी कुछ हम लोग इंपोर्ट करते थे, काफ़ी कुछ खरीदते थे। इनफैक्ट उसके बाद यहाँ पर आगे कहानी बढ़ती है, जब यूएसएसआर वगैरह टूट जाता है, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, हम लोग रशिया से बहुत सारे हथियार खरीदने लगते हैं। और ख़ास बात तो यह है
यूएस हम लोग को कोई ऐसे एडवांस लेवल के वेपन्स नहीं देता था, बट रशिया हम लोग को एडवांस लेवल के वेपन्स भी प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, और इसी के तहत हम लोगों ने रशिया से बहुत कुछ परचेज़ किया, जैसे कि सबमरीन्स हो गई, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। आज के टाइम पर भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है बस, और वो भी रशियन ऑरिजिन है। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर छोटे मोटे ट्रायल्स और बाकी हैं, तो वो दूसरा एयरक्राफ्ट होगा जो कि भारत खुद बनाएगा। बट जो अभी इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर रशियन ओरिजिन है। अच्छा, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको बताया, दोनों का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। उसके बाद बहुत सारे टैंक आज के टाइम पर हमारे आर्मी के पास है, गन्स हैं, फाइटर जेट, मिसाइल्स हैं, ये सारे रशियन ओरिजिन आपको देखने को मिलते हैं। रशिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है और भारत के लिए रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर रशिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया हम लोग को एज ए इम्पोर्टर देख रहा है। हम लोग बात करें 2000 से लेकर साल 2020 के बीच में, तो रशिया ने भारत को लगभग बहुत सारे वेपन्स इंपोर्ट किए हैं, मतलब भारत को बहुत सारे वेपन्स दिए हैं, भारत ने रशिया से खरीदे हैं, जिसमें से फाइटर जेट, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये तो बात रही अलग, करेंट टाइम में अभी भी बहुत सारे हथियार को लेकर हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। रशिया का सबसे बेहतर मतलब जो रशिया ने सबसे मेन जो चीज़ एक्सपोर्ट करी है भारत को, वो यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि सुखोई हो गया और मिग जेट्स हो गए। ये आज के टाइम पर हमारी एयरफोर्स यूज़ कर रही है। तो ये जो जेट हैं, ये जो सुखोई है, इसको रशिया से ही लिया गया है। उसके बाद भारत का मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात करें, देखो इंडिया एक तरफ मिसाइल्स को डेवलप कर रहा था, और मिसाइल्स को डेवलप करते करते सबसे बड़ी हेल्प हम लोगों को रशिया और सोवियत यूनियन ने ही दी है। ठीक है, तो भारत आज के टाइम पर जो मिसाइल डेवलपमेंट में आगे निकला है वो रशिया और सोवियत यूनियन की साइड से आया है। क्लियर हुआ। हम लोग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे, तो उस समय भी यूएसएसआर की साइड से हेल्प आ रही थी, बट यहाँ पर यूएस की तरफ से एक इंटरप्शन आया, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे चले गए। उसके बाद ये तो बात हुई अलग कि हम लोग सामान को खरीद रहे हैं। आज के टाइम पर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रशिया और भारत दोनों मिलकर सामान साथ में बना रहे हैं, इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को साथ में डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल का, तो ब्रह्मोस मिसाइल दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर साथ में बनाया है, और इस मिसाइल को भारत आज के टाइम पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। अभी आपको पता होगा रिसेंटली फिलीपींस के साथ हमने डील करी है $375 मिलियन की, कि हम लोग यहाँ पर ये मिसाइल्स फिलीपींस को देंगे। उसके बाद भारत के पास जो भी यहाँ पर बैटल टैंक्स है भारत की आर्मी के पास, जैसे कि T-72 M1 देखने को मिलेगा, T-90 देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर 66% रशिया का हाथ है, 30% इसके अंदर रशिया का हाथ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे वेपन्स, टैंकर्स हैं जहाँ पर रशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा। भारत की एयरफोर्स है, हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स है, फाइटर मतलब एयरप्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे 667 प्लेन फाइटर ग्राउंड अटैक देखने को मिलेगा, उसके बाद Su-30 देखने को मिलेगा, MiG-21 देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग एयरक्राफ्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका अंदर सबसे बड़ा रोल रशिया का देखने को मिलेगा। रशिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आप देख पाओगे आगे परसेंटेज मेंशन्ड है, इतना परसेंटेज यहाँ पर रशिया का रोल रहा है। ठीक है, ये तो हुई बात कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर रशिया से लेकर। अब बात करते हैं कुछ और डील्स और एग्रीमेंट्स जो कि भारत कर चुका है रशिया के साथ, लेकिन अभी उसको एक तरीके से अंजाम नहीं मिला उस डील को पूरी तरह से। रशिया से वो सप्लाई हमारे पास आई नहीं है। जैसे यहाँ पर भारत ने $5 बिलियन की एक डील करी है रशिया के साथ अक्टूबर 2018 के अंदर। ये यहाँ पर डील थी S-400 सिस्टम की, तो हम लोग S-400 सिस्टम परचेज़ करेंगे रशिया से। एस को लेकर हमने डील करी, जिसके अगेंस्ट में यूएस चला गया। यूएस बोला नहीं, आप यहाँ पे रशिया से नहीं खरीद सकते, नहीं तो कार्टसा के सैंक्शन लगा देंगे। हालांकि कार्टसा के सैंक्शन का डर के बावजूद भी हम लोगों ने इस डील को किया और हमने S-400 सिस्टम को रशिया से परचेज़ किया। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि किस अल्टीमेट लेवल पर भारत और रूस के रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे दिसंबर 2021 की बात है, पिछले साल की बात बताई जा रही है। इंडिया रशिया ने मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की, 5,000 कह सकते हैं, 1,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन करी है, जहाँ पर हम लोग 6.1 लाख AK-203 राइफल्स को डेवलप करने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो रशिया और भारत दोनों मिलकर इन राइफल्स को बनाएंगे। उसके बाद रशिया आज के टाइम पर 2 स्टील फ्रिगेट्स को बना रहा है नेवी के लिए, हमारी नेवी के लिए फ्रिगेट्स बना रहा है। फ्रिगेट्स क्या होता है आप कह सकते हो, एक जहाज़, ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे हथियार लगे हुए होते हैं। एक कॉर्वेट होता है, एक फ्रिगेट होता है, एक डिस्ट्रॉयर होता है। तो फ्रिगेट यहाँ पर अच्छे खासे साइज़ का एक जहाज़ होता है, ठीक है, लड़ाकू जहाज़ यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे रशिया हम लोगों के लिए कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी बनाता हुआ नजर आएगा। जो P-75I प्रोजेक्ट है उसके अंडर में रशिया हम लोग को सबमरीन्स प्रोवाइड करवा रहा है, सबमरीन्स बना रहा है। तो ये सारे आज के टाइम पर काम देख पाओगे, ये सारे
मतलब ये पॉइंट्स देख पाओगे जिसके रिगार्डिंग आप खुद देख सकते हो कि इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्लियर हुआ। और उसके बाद भारत ने अभी रशिया के साथ बातचीत करी है कि हम लोग 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को हम लोग रशिया से लीज पर लेंगे, किराए पर लेंगे, चक्र 3 और चक्र 4 यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर बताया गया है, जो कि 2025 तक इसको भी पूरा किया जाएगा। अभी यहाँ पर ये सबमरीन्स जो हैं, ये खासकर जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स है, ये कौन सी हैं? देखो, जो सबमरीन्स होती हैं वो 2 प्रकार की आपको देखने को मिलती है, कन्वेंशनल और एक न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वाली बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। बहुत कम देशों के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, उसमें से भारत भी है। रशिया इनफैक्ट इन सबमरीन्स को बना लेता है, तो यहाँ पर हम लोग रशिया से इन सबमरीन्स को लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई इंडिया रशिया को लेकर। तो रशिया के साथ साथ यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है ना, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, इनके ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं, खासकर रशिया के ऊपर, तो जिसकी वजह से भारत के पास ये सामान आने में काफ़ी देरी हो जाएगी जो हमने डील कर रखी हैं। लेकिन वहीं पर बात करें यूक्रेन के साथ, तो भारत ने अलग से काफ़ी सारी डील को साइन कर रखा है यूक्रेन के साथ। ठीक है, जो टर्बाइन इंजन्स होते हैं, इसको लेकर हमने यहाँ पर एक डील साइन कर रखी है, यूक्रेन हमें बना कर देगा। उसके बाद आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है भारत और यूक्रेन के बीच में, वो है AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। तो हमने ये डील करी थी, ये हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूक्रेन से परचेज कर रखा है बहुत पहले ही, और अभी इसमें से काफ़ी पुराने हो चुके हैं। आधे एयरक्राफ्ट को यूक्रेन अपग्रेड कर चुका है हमारे, और आधे एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने वाला था। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये क्राइसिस इतने बीच में क्रिएट हो चुके हैं, इसकी वजह से वो जो अपग्रेडेशन है उसका भी यहाँ पर काफ़ी हद तक डिले देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात की गई पिछले साल की फरवरी 2021 में, यूक्रेन ने 4 अग्रीमेंट साइन किए हैं जो कि $70 मिलियन के आसपास थे, जहाँ पर यहाँ पे बोला गया यूक्रेन बहुत सारे वेपन्स हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा, प्लस जो हमारे बहुत सारे जो हथियार हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड वगैरह भी करेगा। तो इसको लेकर हमने यूक्रेन के साथ डील भी करी थी। क्लियर हुआ। तो मतलब रशिया यूक्रेन के साथ हमने काफ़ी सारी डील कर रखी है, आपको पता चल चुका है। बट अभी क्या हुआ, सैंक्शन लगने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखो, वेस्टर्न सैंक्शन लगने की वजह से जो इंडिया है वो आज के टाइम पर काफ़ी सारे इंटरप्शन फेस करेगा, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान से, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और इन दोनों कंट्रीज़ की वजह से हम लोगों को अर्जेंटली हमेशा ज़रूरत रहती है हमारे वेपन्स की। तो अभी ये जो डिफेंस सप्लाई है, इनके अंदर डिले देखने को मिल सकता है, इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लस उसके बाद अभी आपको पता होगा भारत और रशिया दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, और भारत ने अभी फिलीपींस के साथ एक डील करी है। हम लोग फिलीपींस को ये $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, बट इसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है इन सैंक्शंस की वजह से, ये बताया गया। उसके बाद हमने यूक्रेन से अभी AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परचेज़ किया है, बट अभी इस क्राइसिस की वजह से हम लोग देख पाएंगे जो देखो, हमने ये एयरक्राफ्ट बहुत पहले परचेज़ करे, बहुत पुराने हो चुके हैं, तो इनको अपग्रेड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस लास्ट प्रॉब्लम क्या है, कार्डसा के सैंक्शंस खुद हैं, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट करके आपको ये पूरा कार्डसा देखने को मिलेगा, जहाँ पर सैंक्शंस ये जो US है वो हमारे ऊपर लगा सकता है। ये हम पे ये सारी प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं आप देख पाओगे, ये सारी प्रॉब्लम्स भारत को देखने को मिल जाएंगी इस डील के अंडर में। क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, क्या हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है इन सब चीज़ों को देखते हुए? देखो, एक दूसरी चॉइस है हमारे पास, वो है कि हम लोग अगर इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ही ना होते तो, ठीक है, हम लोग रशिया से ही ये सारी चीज़ें परचेज़ ना कर रहे होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो यहाँ पर इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि भारत को खुद अपने आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, जो कि हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट ने बताया कि अगर हम देखें 2016 से लेकर 20 और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने एक्सपोर्ट करना बहुत कम कर दिया था, हमने इंपोर्ट करना बहुत कम कर दिया था। तो जैसे हम लोग 2011 से लेकर 15 के बीच में हथियार को खरीद रहे थे, उतनी गति से हमने हथियार को खरीदना बंद कर दिया है। अब हम लोग अपने कंट्री के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारे हथियार्स को डेवलप करते हैं, उसको यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्लियर हो चुकी है, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करें। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं कर लिया तो यहाँ पर ये सारे जो नोट्स हैं वो सब मैंने इस PDF के अंदर पिन कर दिए, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ। अब क्लियर हो चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, भूल गए होंगे तो लाइक करने को लिए कि याद आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये NSE का जो कोलोकेशन स्कैम है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। देखो, आर्टिकल दिया गया है क्या, जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसने जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मर MD हुआ करती थी चित्रा रामकृष्णा, ठीक है, तो इनको अभी अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख पाओगे, यह है चित्रा रामकृष्णा।
क्यों? क्योंकि इनके थ्रू यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें करी गई हैं जो कि मतलब नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, पहली चीज़ तो ये एनएसई है क्या? यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना होता है तो आप लोग दो मार्केट्स के बारे में पढ़ते हो। एक होता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता होगा, तो अगर आप लोगों को आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट वगैरह करते होंगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको आइडिया लग चुका होगा बीएसई एनएसई क्या है। ये दो मार्केट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग बीएसई के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, एनएसई के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं ना। जब हम लोग बात करते हैं किसको लेकर कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया, क्योंकि इनके थ्रू कुछ ऐसे कारनामे करे गए। ये बात है 2012, 13, 14, इन 3-4 सालों की बात है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अब ये केस यहाँ पे आकर रिजॉल्व हो रहा है। अभी उन सालों में हुआ क्या कि जो ये हैं एमडी, ठीक है, ये जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, चित्रा रामकृष्णा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर एक हिमालयन योगी के ऊपर विश्वास किया। ठीक है, मतलब कि ये एक हिमालयन योगी से बातचीत क्या करती थी, एक वर्चुअल बाबा। वर्चुअल बाबा मतलब कि एक ऐसे बाबा जिनसे ये मिली नहीं थी। एक ईमेल था बस इनके पास उस बाबा का। उस ईमेल पर जो भी प्रॉब्लम्स होती थी पूछ लिया करती थी, फिर उसके बाद वो बाबा रिप्लाई देता था और यहाँ पर उसके हिसाब से काम करती थी। ठीक है, तो होता है ना, कभी आप देख पाओगे बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं बाबा के ऊपर, तो ऐसे यहाँ पर आप देखो देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी पोस्ट पर ये काम कर रही थी, हालांकि उन्होंने वर्चुअल बाबा को देखा नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ? वर्चुअल बाबा ने काफ़ी कुछ बताया। ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ पर इनको बताया ईमेल के माध्यम से। जब ये पूछती रहती थी तो वर्चुअल बाबा ने बोला कि एक लड़का है, कौन सा, सुब्रमण्यम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सुब्रमण्यम को अपॉइंट कर लो एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र। ठीक है, एक हाई पोस्ट पर उसको यहाँ पर अपॉइंट कर लो। ठीक है, ये जो व्यक्ति है सुब्रमण्यम, ये कहीं पर कंपनी में काम करता था, इसका पैकेज बहुत कम हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या? उस ईमेल के माध्यम से यहाँ पर इनको कहा गया इस व्यक्ति को अपॉइंट कर लो और इस व्यक्ति की सैलरी जो है बहुत हाई रखना। ठीक है, 4 करोड़, 4.5 करोड़ का पैकेज रखना। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे ईमेल बताए गए। इन्होंने वही सारे काम किए, एक बहुत ज़्यादा हाई पैकेज पर यहाँ पर इसको सुब्रमण्यम को रख लिया था। अब हुआ क्या? बाद में जब ये सब मसला खुलता है, फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में ही कोलोकेशन स्कैम को लेकर ईमेल आया। ठीक है, कोलोकेशन स्कैम मतलब कोलोकेशन क्या जाए, कोलोकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले ये वाला समझ लो। तो हुआ क्या मसला, अभी रिसेंटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया भी था। जो ये सुब्रमण्यम है, ठीक है, सुब्रमण्यम को अरेस्ट किया गया। इसको क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि जो ईमेल आईडी पे सारी बातचीत हो रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर यही व्यक्ति था सुब्रमण्यम। ठीक है, यही यहाँ पर वर्चुअल बाबा बना बैठा था। यही यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको बता रहा था सब कुछ और ये वैसा वैसा कर रही थी। तो मतलब ये आप देख पाओगे क्या चल रहा है। ठीक है, ये 2013 की बात है। ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2011, 12, 13 के आसपास की यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोलोकेशन स्कैम भी हुआ। अब देखो होता क्या है, हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पर इन लोगों को, जो भी यहाँ पर व्यक्ति को अपॉइंट किया, इन लोगों को यहाँ पर पास में बैठा दिया। देखो एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी बिल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एनएसई की जो बिल्डिंग है वहाँ पर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। आप घर से बैठकर ट्रेड कर रहे हो, आपने एक स्टॉक को परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद सेल किया, जो भी कर रहे हो वो सारी ट्रांजैक्शंस इन कंप्यूटर्स के माध्यम से हो रही है। बहुत सुपर फास्ट यहाँ पर एक कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। मतलब मिनट के अंदर बहुत सारी लाखों ट्रांजैक्शंस देखने को मिलती हैं मिनट के अंदर, है ना। तो क्या हुआ, तो आप खुद इमेजिन करो, आप अपने घर पर बैठे हो और कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के अंदर, एनएससी की बिल्डिंग के अंदर उस कंप्यूटर के बराबर में बैठा है जहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो किसको फ़ायदा होगा? थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, जो व्यक्ति कंप्यूटर के पास में बैठा है हेडक्वार्टर्स के अंदर, उसको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा कैसे होगा? उसको टाइम का थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जितनी दूर से ट्रांजैक्शन करोगे उतना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग लगता है, जितनी पास से ट्रांजैक्शन होगा उतनी प्रोसेसिंग कम लगती है। अब ये वहीं पर बैठे हुए कंप्यूटर्स के पास में, यहाँ पर कुछ सेकंड्स का फ़र्क आ रहा था, और कुछ सेकंड्स का फ़र्क मतलब इनको चीज़ें पहले ही पता चल रही थी कि यहाँ पर क्या व्यापार चल रहा है। तो पहले ही यहाँ पर इस प्रकार से आप ये कह सकते हो ये खूब ट्रेड कर रहे थे और खूब सारा करोड़ों रुपये यहाँ पर इन्होंने छापा ये इस्तेमाल करके। अब जैसे आप घर पे बैठे हो, मैं घर पे बैठा हूँ, हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमारे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये वहाँ पर हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर पूरे बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से पास में बैठकर ये काम कर सकते हैं। तो पास में बैठकर इनको जो है कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सेकंड पहले अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनट का बहुत लंबा फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट में, और जो लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि सेकंडों के अंदर, मिनट की तो बात दूर है, सेकंडों के अंदर कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर इसी को बोलते हैं को लोकेशन स्कैम। आई होप आप लोग को लोकेशन स्कैम के बारे में थोड़ा बहुत सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, उसी के केस के अंदर यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल आपको इकलौता सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। देखो ज़्यादातर आर्टिकल्स रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट से ही रिलेटेड हैं। एक आर्टिकल ये है, मारिउपोल इवैक्यूएशन फेल हो चुका है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पेज नंबर 1 पर ही बता दिया था, ये लोकेशन आप लोग को दिखाई थी। वहाँ पर एक सीज़ फायर तो किया गया था, बट वहाँ पर सीज़ फायर जो था वो फेल मार गया। रशिया ने बम्बार्डिंग रोकी नहीं, लगातार यहाँ पर वो रशिया बम्बार्डिंग करता रहा, वहाँ पर अटैक करता रहा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे लगातार रशिया यूक्रेन को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हैं। तो इस पेज को पूरी तरह से आप लोग स्किप कर सकते हो, प्लीज़ यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मत। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 14 पर आओगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को डेली बेसिस पर इस वाले पेज पर बिजनेस सेक्शन देखने को मिलता है, इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलता है। लेकिन मंडे में ये मनी वाइज के नाम से आता है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो मंडे में यहाँ पर आपके आर्टिकल्स कम हो जाते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग चलेंगे एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल बहुत ज़बरदस्त हैं आज के, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक बार और नज़र मारते हैं आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 8 है यहाँ पर। एडिटोरियल्स में हम लोग आज लगभग 5 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। पहला आर्टिकल यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, इस रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट्स को लेकर इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 से लिंक किया गया है। ये पाइपलाइन क्या है, मैं आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ करंट इशू, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू, सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, रिसेंटली क्वाड के बीच में, जो क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक मीटिंग हुई। अचानक से यहाँ पर एक वर्चुअल इन्होंने मीटिंग करी, जहाँ पर रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया। भारत ने यहाँ पर कुछ अपना स्टेटमेंट ऐसा दिया नहीं है, वो सारी डिस्कशन यहाँ पर की गई है। डिटेल से समझेंगे। क्वाड के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, और आपको पता है कि मैं हर एक एडिटोरियल के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली उनको लिख सको, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, जो हमारे काम का है, यहाँ पे बुक का रिव्यू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक का रिव्यू किया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल ये है, ये भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे बात की गई है अ सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड, मतलब जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो आज के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ अग्रीमेंट करना चाहिए कंट्रीज़ के साथ में, ताकि क्या कर सकें हम लोग, उन बच्चों को एक प्रोटेक्शन दे सकें। तो ये यहाँ पर उसको लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि अभी यूक्रेन में काफ़ी सारे बच्चे फंसे हैं। तो देखो, एक डिस्प्यूट है, उसी डिस्प्यूट के ऊपर सारे ऑथर आपको देख पाओगे आर्टिकल्स लिखेंगे, और वैसा ही हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो ऑनलाइन एडिशन है, उसमें टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेपर भी आता है। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग का टाइम लगेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। नाउ तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आर्टिकल आते हैं एक्सप्लेनर सेक्शन पर। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल्स का कितना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बात की गई है डेमोक्रेसीज़ को लेकर, कि डेमोक्रेसीज़ को लेकर एक रिपोर्ट आई है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, जहाँ पे बताया गया भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी डिक्लाइन पर आ चुकी है, मतलब डेमोक्रेसी कम है। ऑटोक्रेसी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी बढ़ रही है, उसको लेकर बताया गया। डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, प्लस इस इंडेक्स ने या इस रिपोर्ट ने किस कंट्री को टॉप पर रखा, भारत की क्या रैंक रखी है, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है वो मैरीटाइम ट्रेड पर क्या पड़ रहा है, प्लस यहाँ पर टर्की का क्या रोल है, प्लस अब यहाँ पर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब इस इफ़ेक्ट को हम लोग देखेंगे तो इसमें भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भारत को कुछ फ़ायदा हो सकता है, वो क्या हो सकता है। तो सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, ज़बरदस्त आर्टिकल है। ठीक है, तो आज के आर्टिकल काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले आर्टिकल से ही यहीं से एक बार कवर करते हुए चलते हैं। जो ये आर्टिकल है ये बात करता है रशिया यूक्रेन का जो विवाद है, इसका इम्पैक्ट हमारे मैरीटाइम ट्रेड पर क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, मैरीटाइम ट्रेड पर ये इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा, चीज़ें पहली चीज़ तो देखो महंगी हो रही हैं, इनफैक्ट दुनिया भर पे इम्पैक्ट हो रहा है, सिर्फ मैरीटाइम ट्रेड पर नहीं हो रहा है, दुनिया भर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग देखें तो रशिया और यूक्रेन ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। खासकर रशिया की बात करें तो ये बहुत सारा ऑयल का प्रोडक्शन करता है, क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है वो प्रोड्यूस करता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर रशिया से ये तेल को परचेज़ करती हैं, इनफैक्ट भारत भी परचेज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे।
अब क्या है, बहुत सारे सी पोर्ट्स आपको यूक्रेन में देखने को मिलेंगे। यूक्रेन में हुआ क्या है, बहुत सारे जो सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें जहाँ पर जहाज़ वगैरह जाते हैं, रुकते हैं, वो अभी बंद है, शट डाउन हो चुके हैं। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 100-150 जो जहाज़ हैं वो वहीं पर अभी स्टक हैं, और वो जो जहाज़ हैं वो व्यापार नहीं कर रहे हैं। अगर वो जहाज़ व्यापार कर रहे होते तो एक अलग बात होती, वो जहाज़ एक ही जगह पर रुके पड़े हैं। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन के अंदर। क्लियर हुआ, ये बताया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन पूरे डिस्प्यूट का ग्लोबली दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कच्चे तेलों का। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो 20% से बढ़ चुके हैं, और आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है जैसे जैसे ये डिस्प्यूट और ज़्यादा वर्स्ट होता रहेगा, ये जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस क्रूड ऑयल को, यानी जो कच्चा तेल है, इसको हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो, ये तो प्राइस बढ़ रहा है इसका, ये तो हमने समझा। उसके साथ साथ जो शिप का फ्यूल होता है, जो जहाज़ के अंदर तेल डलता है, उसका प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो शिप फ्यूल है ये भी रशिया बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है। शिप फ्यूल को हम लोग बंकर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। अब शिप का फ्यूल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, शिप की जो कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। प्लस यहाँ पर शिप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर जा रहा है ना। अब जब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर जाता है तो उसका जो भाड़ा होता है, ठीक है, जो फ्राइट कुछ चार्जेस होते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो दुनिया भर में मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर ये इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे ये जो शिप का शॉर्टेज है वो भी देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे शिप्स आज के टाइम पर यूक्रेन में ही यहाँ पर शट डाउन कर दिए गए हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर। मैरीटाइम मतलब जो समुद्र में हमारा व्यापार चल रहा है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्लियर हुआ, तो सामान थोड़ा सा महंगा होगा, जो ट्रेड व्यापार के जो चार्जेस लगते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हुए चले जाएंगे, ऐसा बताया गया। क्लियर हुआ ना। उसी के बाद यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर आर्टिकल, इसी आर्टिकल में एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर रखा है, वो यह है, जब हम लोग रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर टर्की का क्या रोल है। आपने पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन करके। तो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन क्या है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। टर्की का रोल क्या है आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, वो बहुत ज़्यादा है। टर्की चाहे तो यूक्रेन को एक साइड से पूरी तरह से बचा सकता है, ठीक है, मतलब यूक्रेन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है टर्की। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो चलो हम लोग थोड़ा सा पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। आपको पता होगा डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने ये मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, वहीं से मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया फटाफट, और यहाँ पर समझ रहे हैं हम लोग अब इन चीज़ों को। जो टर्की है, रिसेंटली न्यूज़ क्या आई थी कि टर्की ने अपना मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को एक्टिवेट कर दिया है। ये कहीं ना कहीं यूक्रेन को बचा सकता है, यूक्रेन को सपोर्ट कर सकता है टर्की। कैसे, तो एक चीज़ ये देखो, ये रहा यहाँ पे हमारा मैप। इस मैप के अंदर आपको क्या क्या नजर आएगा, सबसे पहले ये वाला मैप देखो, यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर काला सागर आपको देखने को मिलेगा। इस ब्लैक सी के पास जो, या फिर इस ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं, तो इधर यूक्रेन नज़र आएगा, इधर आपको रशिया देखने को मिलेगा, इधर जॉर्जिया है, इधर टर्की है, फिर इधर बुल्गारिया है, इधर रोमानिया है। तो मतलब 6 देश हैं जो कि ब्लैक सी के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो सी है इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये 6 देश हैं। अब हुआ क्या, ब्लैक सी के पीछे देखो, ब्लैक सी के नीचे तो टर्की है, ऊपर यूक्रेन है, इधर रशिया है। अभी हम यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको देखना होगा, इधर की साइड आपको एजेंसी नज़र आएगा। एजेंसी से जब आपको ब्लैक सी में जाना होगा तो बीच में 2 स्ट्रेट आते हैं, ठीक है, स्ट्रेट मतलब यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ से निकलना पड़ेगा, मतलब 2 रास्ते, 2 लैंड के बीच में एक पतली सी जगह है जहाँ से यहाँ पर जहाज़ को निकल के जाना पड़ेगा ब्लैक सी के अंदर। अब वो 2 स्ट्रेट कौन कौन से हैं, तो एक यहाँ पर आपको डेंडलिस स्ट्रेट देखने को मिलेगा और एक है बॉस्पोरस स्ट्रेट। अभी मैं आपको मैप में थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। तो ये 2 स्ट्रेट हैं, तो मतलब कोई भी जहाज़ होगा तो उसे यहाँ पे आना होगा एजेंसी से निकलकर, इस डेंडलिस स्ट्रेट से निकलकर, बोस्पोरस स्ट्रेट से निकलकर, फिर उसके बाद ये ब्लैक सी के अंदर आएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो इस मैप को मैंने जूम कर दिया। एजेंसी हुआ, फिर यहाँ से इस वाले रास्ते से निकलना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा के बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, डेंडलिस और बोस्फोरस स्ट्रेट के बीच में सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा पिछले साल जून 2021 में चर्चा में था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काई वगैरह काफ़ी जम गई थी, एल्गल ब्लूम हो चुका था, ठीक है, इनफैक्ट पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो यहाँ से जहाज़ निकलेगा, इस प्रकार से ब्लैक सी के अंदर एंटर करेगा। तो आप कहोगे इसमें यहाँ पर टर्की कैसे बचा सकता है यूक्रेन को, ये तो बताओ। तो अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह है कि रशिया ने अपने सारे जहाज़ों को बोला है फटाफट ब्लैक सी में आ जाओ, क्योंकि रशिया के जितने भी जो जहाज़ हैं पूरे दुनिया भर में जो व्यापार कर रहे हैं आज के टाइम पर, कहीं ना कोई सामान लेकर गया है, बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, उससे पहले कहीं ना कहीं रशिया के जहाज़ निकले पड़े और काफ़ी दिन लग जाते हैं जहाज़ों को सामान पहुंचाने में और ट्रेड करने में, है ना। तो रशिया के सारे जहाज़ गए हुए हैं,
बहुत सारे जहाज़ गए हुए हैं। तो रशिया ने अब अपने सारे जहाज़ों को बुला लिया है कि फटाफट ब्लैक सी में आओ और यहाँ से यूक्रेन के ऊपर अटैक करना है। ठीक है, इधर की साइड से यूक्रेन के ऊपर अटैक करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो जहाज़ है ऐसे निकलेगा एजेंसी से, फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों स्ट्रेट से निकलना होगा, फिर उसके बाद ब्लैक सी में पहुँचेगा। तो यूक्रेन ने टर्की से बोला है इस स्ट्रेट को बंद कर दो। ठीक है, तो इस स्ट्रेट को यहाँ पर बंद कर दो जिससे कि जो जहाज़ हैं वो अंदर आ ही ना पाए। ठीक है, ये यहाँ पर टर्की से बोला गया कि यहाँ पे अलाउ ना किया जाए इन जहाज़ों को, ये अंदर नहीं आ पाएंगे तो यूक्रेन के ऊपर इधर से अटैक नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इधर से अटैक करना है तो यहाँ पर पूरी नेवी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या ऐसा कुछ कोई कर सकता है, व्यापार को रोक सकता है? टर्की क्या ये काम कर सकता है, इस स्ट्रेट को बंद कर सकता है? तो ऐसा है, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन यही तो है कि इसके अंदर टर्की के पास पावर है कि ये यहाँ पर इन स्ट्रेट को अभी के लिए बंद कर सकता है। मतलब यहाँ पर किसी को अलाउ करे और किसी को ना अलाउ करे, वो सारी चीज़ आपको टर्की के पास देखने को मिलेंगी। इस कन्वेंशन के अंदर एग्जैक्टली लिखा है कि मान लो कहीं पर वॉर की सिचुएशन बनती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर इस वॉर को संभालने के लिए इस स्ट्रेट का अच्छी तरीके से टर्की यूज़ कर सकता है। यहाँ पर शिप्स को अलाउ भी कर सकता है और चाहे तो डिस अलाउ भी कर सकता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी तरह से मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का सिचुएशन समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोस्पोरस और डार्डेनल्स स्ट्रेट के बारे में, ठीक है, इनको हम लोग टर्किश स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रेट मैंने भी आपको पिक्चर में अच्छे से दिखा दिया है। दुनिया भर के बहुत सारे शिप्स यहाँ से निकलते हैं और दुनिया भर का बहुत सारा तेल यहाँ से पास होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। तो टर्की यहाँ पर बेसिकली ये काम करके इस सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे टर्की का रोल क्या है। यहाँ पे बॉस्पोरस स्ट्रेट के बारे में बताया गया, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में बताया गया, जो कि मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले समझा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी है सिचुएशन है कि वॉरशिप वगैरह अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर हुआ? ये तो हुई बात, अभी हमने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा, मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो पढ़ा, टर्की का क्या रोल है वो पढ़ा। अब इसके बाद एक और एस्पेक्ट और क्लियर करना है कि रशिया यूक्रेन के इस विवाद में भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। भारत के पास पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग गेहूँ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गेहूँ को दबाकर एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पर हमें ये काम करना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर भारत काफ़ी सारी अर्निंग कर सकता है। ऐसा क्या है इसमें, तो यहाँ पर समझते हैं। देखो, जब रशिया यूक्रेन की बात आती है, जब विवाद हो गया, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो इससे ये कुछ काम कर नहीं पा रहे, किसी कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ आप देख पाओगे तो रशिया और यूक्रेन दुनिया के बहुत बड़े वीट एक्सपोर्टर हैं, मतलब गेहूं को उगाकर दुनिया भर में इस गेहूं को बेचते हैं। ठीक है, तो रशिया यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट देखने को मिलेगा, और इनफैक्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स है उसमें 18% का एक्सपोर्ट यहाँ पर रशिया का देखने को मिलता है। 2019 की बात करें तो रशिया यूक्रेन दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर दुनिया भर का जो वर्ल्ड का वीट है उसका 25.4% यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो आप समझ सकते हो दुनिया भर के गेहूँ में कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंट्रीज़ का रहा है। जब भी हम लोग बात करते हैं दुनिया भर में टॉप 5 कंट्री, टॉप 5 देश कौन से हैं जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर रशिया, यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन देखने को मिलता है। अब आपने एक्सपोर्टर के बारे में तो सुन लिया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं को खरीदती है, तो वो इजिप्ट है। इजिप्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर के नाम से जाना जाता है। टर्की भी काफ़ी सारा गेहूं को खरीदता है। इंडिया भी यहाँ पे बात करें तो इंडिया भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, बट होता क्या है, हम लोग प्रोड्यूस करने के साथ साथ हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो अभी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला है, तो हमारे पास टाइम है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भी काफ़ी अच्छा वीट का प्रोडक्शन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। आई होप आपको पहला एडिटोरियल काफ़ी अच्छे से डिटेल से क्लियर हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से सारे आर्टिकल्स को कवर करना है, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, सब चीज़ें यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है आज सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑथर है सनम अरोरा और विघ्नेश कार्तिक KR, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा। इन्होंने बताया अगर हम लोग पहले देखें तो 100 साल से देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी, BR अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, ये सब कहीं ना कहीं बाहर गए अपनी हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए विदेश गए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पेंडेमिक के टाइम पर, हमने देखा पेंडेमिक के टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हुई है, बट हमने ये भी देखा है कि लगभग बहुत सारे भारतीय बच्चे आज के टाइम पर बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लगभग 7,50,000 से ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बाहर पढ़ रहे थे। और पता है अब जब बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ से फ़ीस लेकर जाएंगे वहाँ पे पे करने के लिए,
जिसमें से लगभग बताया गया $24 बिलियन पैसा खर्चा गया था इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू विदेशों के अंदर अपनी एजुकेशन को लेकर। इंडिया की जीडीपी का ये 1% हो गया, तो ये पैसा यहाँ पर बाहर जा रहा है इंडिया से। नाउ ये जो नंबर है ये बताया जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये जो लोग हैं वो बाहर जाके पढ़ाई करने जो जाते हैं वो आज के टाइम पर, आज से आने वाले 3 साल बाद 4 साल बाद वो दुगने हो जाएंगे। 2024 तक ये नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। प्लस जब लोग बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है, तो पैसा भी बढ़ जाएगा, वो फीस वगैरह भी यहाँ पर जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो भारत से थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा बाहर जाने लगेगा। क्लियर हुआ, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब उसके साथ क्या बताया गया, इंडिया की जो पॉपुलेशन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये ज़्यादातर किस लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए यह बाहर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जाते रहते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, साथ ही साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं, इन्होंने यहाँ पर इंडिया को बोला है यूके में एक लिविंग ब्रिज की तरह, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक लिविंग ब्रिज की तरह यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो हम लोग देखते हैं कि सुंदर पिचाई जी, उसके बाद सत्या नडेला, ये सब एक बहुत बड़े यहाँ पर लोग निकले, ठीक है, जो कि इंडिया से पढ़ाई करके बाहर गए, बाहर इन्होंने अपनी पढ़ाई को परस्यू किया। उसके बाद यहाँ पर इनका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम पर काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है, सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे, है ना। तो इनके बारे में ये बताया गया, तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर इंस्पायर्ड रहते हैं कि उनको एक हायर एजुकेशन करनी है, वो यहाँ पर बाहर जाते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं। अब स्टडी करने के साथ साथ जहाँ के वहाँ पे बाहर काम भी करने लगते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बाहर काम करेंगे तो उल्टा हमें पैसा कमा के भी देते हैं, भारत में रेमिटेंस वगैरह भी आता है, तो इसका ये भी यहाँ पर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत से पैसा जा ही रहे, आज के टाइम पर बहुत सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं तो कमाकर वो पैसा भेजते हैं, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। अब आते हैं ऑथर पॉइंट के ऊपर। पॉइंट क्या है यूक्रेन के बारे में, कि यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग 20,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो यहाँ पर फंस चुके हैं यूक्रेन में। अब ये 20,000 बच्चे क्या करने गए थे, यूक्रेन में स्टडी करने गए थे, पढ़ने गए थे, ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, ये हम लोग देख पाएंगे। तो आज के टाइम पर इन रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बीच में ये बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और हमारी सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, उनको एवैक्यूएट किया जाए। अब इसी पूरे इंसिडेंट के बीच में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 2 इंडियन स्टूडेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है, एक के ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्ट्रोक की वजह से, वो सफ़र करने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये हम लोग देख पाते हैं, तो 2 बच्चों की डेथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो मतलब बाहर का, यहाँ पर इंडिया का बच्चा बाहर जा रहा है, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। प्लस उसके बाद बताया गया ऐसा ही कनाडा के अंदर हुआ रिसेंटली। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं कनाडा के अंदर वो अभी बंद कर दिए गए, प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ कनाडा में, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए। तो आप कह सकते हो कॉलेजेस बंद करने के बाद बहुत सारे बच्चों का जो लाखों रुपया है वो यहाँ डूबा है, ठीक है, बहुत सारी फीस यहाँ पर डूबी है जो कि यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर उन्होंने पे करी थी। उसके बाद यहाँ पर बताया बिल्कुल सिमिलर चीज़ यूके में हुई थी कुछ साल पहले, जो हंड्रेड्स ऑफ बोगस कॉलेजेस थे वो यहाँ पर बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हज़ारों जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं अपना पैसा गवा बैठे थे। और ऐसा ही पेंडेमिक के टाइम पे हुआ, पेंडेमिक तो भूल ही नहीं सकते, पेंडेमिक के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर इंडिया आए वापस, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई का क्या हुआ यहाँ पर हमें इसको लेकर कुछ नहीं पता चला। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया निकल कर आया, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर अपने जो बॉर्डर्स है वो शट डाउन कर दिए हैं। फिर अगेन यहाँ पर जो हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अपना कैंपस के अंदर एडमिशन वगैरह ले रखा था, बट क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बॉर्डर शट डाउन कर दिए पूरी तरह से, काफ़ी लंबे समय तक बंद रखा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिले थे कोविड-19 को लेकर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो पैसा गया वो यहाँ पर बच्चों का डूबता हुआ नजर आया। तो इस प्रकार से चीज़ें नज़र आई हैं जो कि ऑथर ने मेंशन करी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया आज के टाइम पर सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का चाइना के बाद। तो मतलब दुनिया भर में भारत से बहुत सारे बच्चे निकल कर जाते हैं बाहर विदेशों में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, हायर एजुकेशन को करने के लिए। तो ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूरत है कि इन बच्चों को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक कंपलसरी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया जो इंडियन स्टूडेंट्स है, तो ऑथर का अब यहाँ पर देख पाओगे ये पूरी बॉडी हो गई, प्रॉब्लम क्या है ये ऑथर ने बस बताया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया है वो आप समझ सकते हो। एक प्रॉपर इकोसिस्टम हमें देना होगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारत के विकास में। ऑब्वियस ही बात है बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, एक एडवांस नॉलेज लेकर आ रहे हैं, तो भारत के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हायर एजुकेशन की स्टडीज़ वगैरह ये लोग लेकर आ रहे हैं।
बट यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको देखना होगा कि जो बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए गए हैं तो इनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, कंपलसरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जिस कंट्री के अंदर गए उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के साथ यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव वे में वो रहें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर एक सेफ्टी नेट को बनाना होगा हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ये हम लोग कर सकते हैं ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में जा रहे हैं उनके वेलफेयर को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिली रहे, ठीक है, ये हम लोग देख पाएँ। उसके बाद आज के टाइम पर जो ट्रेड एग्रीमेंट है भारत के साथ वो हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग व्यापार को लेकर तो एग्रीमेंट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है हम स्टूडेंट्स को लेकर एक मैंडेटरी एग्रीमेंट को करें, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट में रहेगा। जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर भारतीय बच्चों को प्रोटेक्शन देंगी अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है तो, ठीक है। ये यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि वो कंट्रीज़ ऑब्वियस सी बात है हम लोगों से काफ़ी सारा पैसा भी जनरेट कर रही हैं। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि अब यहाँ से बच्चा, ऐसा नहीं है कि देखो जो बाहर विदेश में जा रहा है बच्चा पढ़ने के लिए वो अमीर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेंसिव लोन्स ले लेते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से काफ़ी महंगे महंगे लोन्स उठा लेते हैं ताकि ये सोच सकें कि बाहर से पढ़ाई करेंगे फिर एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तो हम लोग लोन के साथ यहाँ पर हमारी जो लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, लोन भी चुक जाएगा। ये उनका यहाँ पर गोल रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब उन बच्चों के साथ ऐसा होगा जैसे आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर ज़रूरत है कि उन बच्चों का जो वेलफेयर है उसको हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दी है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है इन सैंक्शंस बाय नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन द क्रॉस हेयर। अब यहाँ पर क्या है, ऑथर ने क्या लिखा है, एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले हैं। इस सिंपली आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। वहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा किस चीज़ का, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हुआ क्या है, देखो यूएस ने पहले ही बोल दिया था कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो इससे हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 पाइपलाइन है इसको बंद कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। और जर्मनी की साइड से भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट आ चुका है कि हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम 2 को यहाँ पर बंद कर देंगे। हुआ क्या, अब रशिया ने एग्जैक्टली अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसको अभी के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कितनी इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके रुकने की वजह से कितना नुकसान होगा, खासकर जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी होगा, प्लस रशिया को भी बहुत होगा। तो हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये बेसिकली इसके अंदर 2 पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन जा रही हैं। एक है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और दूसरी है नॉर्ड स्ट्रीम 2, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 वाली है इसको पूरा किया गया था 2011 के अंदर, मतलब नॉर्ड स्ट्रीम 1 वाली पाइपलाइन अच्छे से काम कर रही है। यहाँ से बहुत सारा गैस जाता है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये पाइपलाइन क्या है, इसमें क्या जाता है, कौन से कंट्री से कौन से कंट्री तक ये कनेक्टेड है। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। देखो एक ऐसे पाइपलाइन गया है ये समुद्र के अंदर से जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी समुद्र के अंदर से ही गया है। इस पिक्चर में आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये रशिया है, इधर आपको जर्मनी नज़र आएगा, इधर पूरा यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी। जो ये ग्रीन कलर की लाइन चल रही है लगातार, ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 यानी पार्ट 1 वाली लाइन है। बाकी येलो कलर के जो डैश डैश हैं ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली लाइन है, ठीक है। अभी क्या है, 2 वाली लाइन पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रही थी, बट अभी इसको तैयार किया गया। अब तैयार करने के बाद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से बोला गया अब हम यहाँ पर व्यापार ही नहीं करेंगे। तो अब इस पाइपलाइन का जो महत्व है वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, इस पाइपलाइन में क्या जाता है, तो रशिया बहुत सारी नेचुरल गैस इस पाइपलाइन के माध्यम से भेजता है जर्मनी के अंदर में, ठीक है। क्योंकि जो जर्मनी है और पूरा यूरोपियन यूनियन है ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, बहुत सारे नेचुरल गैस का ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई? बिल्कुल बेसिक से बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 के बारे में आपको पता चल चुका है, इसको 2011 में पूरा कर चुके थे हम लोग, रशिया से जर्मनी में कनेक्ट हो रहा है। उसी प्रकार से नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, अगेन ये भी रशिया के उस लुगा से जर्मनी वाले एरिया में कनेक्ट होती है, जो कि मैंने अभी आप लोग को पिक्चर में दिखाया, ठीक है। ये पाइपलाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी पिछले साल सितंबर 2021 में, ठीक है। और अगर हम लोग इन दोनों पाइपलाइंस की कैपेसिटी देखें ये कितना सारा गैस ट्रांसफ़र कर सकती है, तो यहाँ पे बताया गया ये दोनों पाइपलाइन मिलकर लगभग 110 बिलियन क्यूबिक मीटर तक जो गैस है वो यूरोप के अंदर सप्लाई कर सकती हैं 50 साल तक, ये यहाँ पर बताया गया। और
ये जो पाइपलाइन है ये बहुत सारे कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकलती हुई जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये मैप आपको देखने को मिल जाएगा, इस वाले मैप को अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे पाइपलाइन ऐसे रशिया से निकल रही है, जर्मनी में जा रही है, तो बहुत सारी कंट्रीज जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बाल्टिक नेशंस हो गए, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पोलैंड। तो ये सारे कंट्री के पास से ये पाइपलाइन निकलती हुई नजर आती है, इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ये पाइपलाइन निकलती हुई नजर आती है। पास का जो एरिया है, मतलब कुछ हिस्सा समुद्र का इन कंट्रीज़ के अंदर में आता है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, तो वहाँ से ये पाइपलाइन निकलता हुआ नजर आता है, ये यहाँ पे बताया गया। प्लस देखो जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर ये पाइपलाइन डायरेक्टली कनेक्ट होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर जर्मनी के माध्यम से ही पूरे यूरोप के अंदर ये गैस सप्लाई होती है। तो मतलब ओवरऑल बात करें तो रशिया मेजर सप्लायर है गैस का, जो कि अभी यूरोप में सप्लाई कर रहा है गैस को, ठीक है। अब उसके बाद बताया गया इस पाइपलाइन को लेकर कितने सारे ऑब्जेक्शंस यहाँ पर उठाए गए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जर्मनी के थ्रू बोला गया कि देखो यहाँ पर जर्मनी ने अभी पहली बात नेचुरल गैस की तरफ ये शिफ्ट हुआ, क्योंकि अभी गैस को ही तो ले रहा है इस पाइपलाइन से। एक टाइम पे पोल्यूशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये अपनी नेचुरल गैस के ऊपर शिफ्ट हुआ था, जो कि यहाँ पर ये रशिया से पूरी तरह से परचेज़ कर रहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन डाला गया इसके अंदर। ऑब्जेक्शन क्या है, यहाँ पर यूएस की साइड से बोला गया कि देखो जो ये यूरोप है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका है रशिया के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूएस के काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस यहाँ पर आते रहे। साथ साथ यहाँ पर यूएस ने एक और चीज़ बोली कि रशिया इसका एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर सकता है, हमसे काफ़ी सारे काम करवा सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो चुका है रशिया के ऊपर। तो रशिया यहाँ पे काफ़ी सारे काम करवा सकता है, ये बोलकर कि हम लोग आपको गैस सप्लाई नहीं करेंगे, इसकी वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर गैस का अकाल पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। प्लस यूएस ने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट उठाया कि देखो ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो पाइपलाइन है ये बहुत सारे कंट्रीज़ के मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर बात करते हो कि रशिया बहुत सारी गैस को सप्लाई कर रहा है, तो उसी प्रकार से यूक्रेन भी बहुत सारी गैस को सप्लाई करता था। बट क्या हुआ, रशिया से ज़्यादा गैस सप्लाई होने लगी, यूक्रेन से नहीं होने लगी, तो इन कंट्रीज़ को नुकसान होने लगा। इन कंट्रीज़ के साथ साथ यूक्रेन के साथ साथ और भी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा अर्न करती थी, जैसे पोलैंड, बेलारूस हो गया, इनका भी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है ये सब भी लूज़ होता हुआ नजर आया, ठीक है। इनका भी पाइपलाइन जाता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, रशिया का पाइपलाइन मेजर पाइपलाइन बन गया जहाँ से सारी गैस जा रही थी। तो यहाँ पर यूएस ने बोला ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक मतलब कंसर्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन काफ़ी डिपेंडेंट हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? बाकी मैं आपसे बता दूं ये जो पाइपलाइन है ये यूरोप और रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो यूरोप की जब हम बात करते हैं तो यूरोप को ज़रूरत है बहुत सारे नेचुरल गैस की, हर साल यहाँ पर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इनको, ये बताया जाता है, ठीक है। तो जिसमें से 40% जो गैस है वो यहाँ पर रशिया से आती है हर साल, ठीक है, ये बताया गया। पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है गैस इंपोर्ट्स के ऊपर। जो गैस है, डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है, ये सब यहाँ पर रशिया से परचेज़ करता है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है, मैंने आपको बताया। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो रशिया को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर पड़ जाता है। प्लस बहुत सारे यूरोपियन बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के अंदर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इसकी वजह से भी जो ये पाइपलाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन के लिए। तो ये तो हमने डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो रशिया की जब हम बात करते हैं तो रशिया के अंदर आपको जो नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दुनिया में रशिया एक तरीके से लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स को अपने पास रखता है, ठीक है। उसका जो 40% इसका बजट है वो डायरेक्टली इस गैस और ऑयल को बेच कर आता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा पैसा यहाँ पर ये लोग कमाता है गैस और ऑयल को बेचने के बाद। जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है इसके माध्यम से गैस को बेचा जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन बन जाती है। बट हुआ क्या यहाँ पर कि अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो पाइपलाइन है ये पूरी तरह से वर्क आपको करती हुई नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारा पैसा रिसेंटली खर्चा गया। अभी नॉर्ड स्ट्रीम 1 वाली तो काम कर रही है, बट नॉर्ड स्ट्रीम 2 वाली यहाँ पर काम करती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो अभी इन डिस्प्यूट्स के बाद ये जो रशिया यूक्रेन के विवाद हुए जो कि आर्टिकल मेंशन किया गया, जो इनके बीच में वॉर चली है, इस वॉर के बाद तो और सिचुएशन ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर पाइपलाइन के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं और ये यूएस को यहाँ पर हेल्प करेगा। यूएस अपनी तरफ से यहाँ पर गैस वगैरह पे करेगा, गैस वगैरह देगा, उससे पैसा कमाएगा, तो यूएस को यहाँ पर काफ़ी मदद मिल जाएगी इन सारी चीज़ों से। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, ठीक है। आज का वीडियो सेशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है, अभी आपको पता होगा क्वाड की मीटिंग हुई है, ठीक है।
क्वाड की एक वर्चुअल समिट हुई है और वो जो वर्चुअल समिट है वो यहाँ पर हुआ, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने सीक्रेटली बातचीत कर ली। क्वाड के अंदर 4 देश है, कौन कौन से? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान देखने को मिलेंगे। इन लोगों ने मिलकर रशिया के इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का लेकर डिस्कशन किया। पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर क्वाड के बारे में बता दूं तो क्वाड यहाँ पर बेसिकली एक फिगर होता है जिसके यहाँ पर 4 साइड आपको देखने को मिलते हैं। एक लेटेस्ट मीटिंग है ये क्वाड की जो हुई, जहाँ पे 4 कंट्रीज मिलकर बातचीत करी और बातचीत करते तहत यहाँ पर इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि रशिया आज के टाइम पर यूक्रेन को एक तरीके से इन्वेड कर रहा है। ये वाला मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन तो करा इन्होंने, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर भी फोकस किया गया, चाइना कंसर्न के ऊपर भी फोकस किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, क्वाड लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुआ और इस मीटिंग के अंदर क्या क्या बोला गया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मुद्दा ये उठाया कि जो क्वाड है, क्वाड का डेडिकेशन यहाँ पे बताया गया कि क्वाड यहाँ पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है? वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला एरिया देखने को मिलता है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर क्वाड रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर प्रमोट करेगा, इसको लेकर डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर रशिया यूक्रेन के जो विवाद हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो चाइना का एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, चाइना का एक अग्रेशन देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक के अंदर, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्वाड ग्रुप का यहाँ पर ये इनका मकसद था कि जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और जापान है, ये तीनों तो यहाँ पर रशिया के मतलब रशिया की निंदा करती हैं, रशिया को कंडेम करती हैं, लेकिन इंडिया ने अभी तक रशिया का क्रिटिसिज्म, रशिया की आलोचना की नहीं है। तो ये तीनों कंट्रीज चाहती थी कि भारत भी रशिया का आलोचना करे, बट यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही क्वाड की मीटिंग समाप्त हुई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इन तीनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे इन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि हाँ हमने रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किया है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर अपना जो ट्वीट किया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने बताया मीटिंग काफ़ी बेहतर रही, हमने इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस किया। तो मतलब यहाँ पर पूरी तरह से फोकस ये था कि भारत भी रशिया की निंदा करे और ये बात रशिया को पता चले, बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने जो ट्वीट किया उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल क्या है, यूएनएससी के अंदर वोट हुआ, यूएनजीए के अंदर वोट हुआ, जहाँ पर भी वोट हुआ वहाँ सभी जगह पर इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, रशिया के खिलाफ वोट किया नहीं। तो अगेन यहाँ पर ये क्वाड के अंदर भी देखने को मिल रहा था कि कहीं अगेंस्ट में बोल देगा, तो बट ऐसा हुआ नहीं, अगेंस्ट में भारत ने अगेन फिर भी क्वाड के अंदर बोला नहीं। ठीक है, अब ये बातचीत तो हो गई अलग। उसके पास जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर फोकस किया गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, बट कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट निकल कर आए इस आर्टिकल के अंदर में से, जो कि मैंने आपको बताया। बट ये कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वाड की जब हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड के अंदर 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मेन यहाँ पर गोल है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री और ओपन वाला एरिया बनाया जाए, वहाँ पर एक तरीके से किसी भी कंट्री का एग्रेशन ना देखने को मिले, खासकर चाइना का ना देखने को मिले। क्वाड की बात करें 2007 में यहाँ पर क्वाड के बारे में चर्चा हो रही थी। अब जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पहले वाले, शिंजो एबे साहब, ये यहाँ पर क्वाड का आइडिया लेकर आए थे कि एक क्वाड मीटिंग होनी चाहिए। दिसंबर 2012 में क्या हुआ, शिंजो एबे ने यहाँ पर एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट बाहर रखा कि भाई यहाँ पर ऐसा आइडिया होना चाहिए जहाँ पर ये चारों कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, इनका एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ग्रुप है ये खासकर इंडियन ओशन के ऊपर काम करेगा, ये इंडियन और पैसिफिक ओशन के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। तो ये ग्रुप ऐसे ही यहाँ पर करते करते 2017 में पूरी तरह से ग्रुप को एक तरीके से फॉर्म मिलता है। ठीक है, 2017 के अंदर यहाँ पर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रुप जो है अपना रूप लेता है। उसके बाद आप देख पाओगे 2019-2020 लगातार ये ग्रुप चर्चा में रहता है। इस ग्रुप का काफ़ी हद तक वर्किंग देखने को मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये है, इस क्वाड ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए? सबसे बड़ी बात, चाइना को टैकल करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अगर ये ग्रुप है तो इसके लिए हमारे जो यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के साथ खड़ा रहेगा। और एक तरफ से जो चाइना है, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलते रहते हैं। आपको पता होगा बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, स्टैंड ऑफ भी रिसेंटली हुआ था। तो इन सब चीज़ों के अंदर इन तीनों कंट्रीज़ का भारत को सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग चाइना को टैकल कर सकते हैं, ये भारत को हेल्प मिलती है इसमें। दूसरा, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे भारत ने यहाँ पर अभी क्या किया है, क्वाड कंट्रीज़ के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन्स वगैरह को काफ़ी हद तक यहाँ पर बोला है कि देखो क्वाड कंट्रीज़ ने सबने मिलकर बोला है हम लोग वैक्सीन्स को बनाएंगे और उसके बाद दुनिया भर में वैक्सीन्स को पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि चाइना का ही एक बहुत बड़ा इंपैक्ट
इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। चाइना काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा रहा था, बट क्वाड कंट्रीज़ ने मिलकर काम किया। हम लोग वैक्सीन का प्रोडक्शन करने के बाद दुनिया भर में वैक्सीन को देने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद जो ये क्वाड कॉपरेशन है, इसके माध्यम से भारत को यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर नेवल बेसिस मतलब एक्सेस मिल सकता है। जो अलग अलग नेवल बेसिस हैं, ठीक है, उन पर एक्सेस मिल जाएगा, तो भारत यहाँ पर दुनिया भर में काफ़ी आराम से रीच कर पाएगा। ये हम लोग देख पाते हैं। प्लस ये तो फ़ायदे हुए क्वाड के। अब क्वाड में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि जो चाइना है, यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना हमारे लिए। चाइना यहाँ पर एक तरीके से बोल चुका है क्वाड मीटिंग्स को कि देखो, क्वाड मीटिंग्स जो है चाइना के अगेंस्ट में होती है। क्वाड जो ग्रुप है या एंटी चाइना है, ये आप लोग देख पाओगे। रिसेंटली हमने ये देखा कि इसी क्वाड ग्रुप के अगेंस्ट में जो चाइना है वो अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ व्यापार को काफ़ी हद तक बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। खासकर जो आसियान कंट्रीज़ है उनके साथ रिलेशंस को डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आसियान कंट्रीज़ के पास में काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है। उसका चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा जो पैसा यहाँ पर चाइना प्रोवाइड करवाता है, डेट देता है अलग अलग कंट्रीज़ को, फिर उसमें फंसा देता है, प्लस उन कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी सारा लोन चढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर, ये सारी कंसर्न्स देखने को मिलते हैं हमें चाइना की साइड से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है ना, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है, कोई बात नहीं, एक आर्टिकल और रह गया है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात की है डेमोक्रेसीज़ को लेकर। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक रिपोर्ट, एक स्टडी आई है जिसका टाइटल है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। अब इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि आज के टाइम पर डेमोक्रेसी जो है लगातार डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। बहुत कम कंट्रीज़ में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पुराने वाले टाइम पे चले जा चुके हैं, 1989 के लेवल पर जा चुके हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसीज बहुत कम कंट्रीज़ में प्रॉपरली देखने को मिलती है। ये यहाँ पर बताया गया। नाउ ये स्टडी कैसे तैयार करी गई है, तो यहाँ पर हज़ारों एक्सपर्ट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। उनके कॉन्सेप्ट और उनके जजमेंट केसेस जो भी यहाँ पर हैं, उन सबको स्टडी करने के बाद इस पूरे रिपोर्ट को, इस स्टडी को तैयार किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया इसके अंदर क्या देखा, मतलब कैसे आप लोग बता सकते हो कि इस कंट्री की डेमोक्रेसी कैसी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस कंट्री के अंदर इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन फ्री और फेयर है या ज़बरदस्ती तरीके से यहाँ पर कुछ अलग तरीके से घोटाला देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर उसको देखा जाता है। तो ये यहाँ पर चेक किया गया। लेकिन इलेक्शन के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा गया उस कंट्री के अंदर जो इंडिविजुअल्स है उनकी प्रोटेक्शन क्या है, जो माइनॉरिटी लोग हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की गई हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग को तैयार किया गया है। और इस इंडेक्स के अंदर चार, मतलब आप कह सकते हो चार जगह, चार पोजीशन यहाँ पर डिवाइड कर रखी हैं। एक है लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, दूसरा लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बाद तीसरा आपको इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, चौथा इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी और पांचवा क्लोज डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाती है। क्लोज ऑटोक्रेसी, ये मतलब क्या है इसका मैं आपको समझाता हूँ। आपने डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का मतलब समझ लिया ना, तो उसके बाद यहाँ पर यहीं पर ये आर्टिकल खत्म हो गया। इसको आप बहुत आराम से समझ पाओगे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। अच्छा, हमारा एक आर्टिकल अभी थंबनेल वाला भी रह गया है, याद दिला देना यार, कहीं मैं भूल ना जाऊँ थंबनेल वाला आर्टिकल क्या है। कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लगा रखा था यार, अच्छा शायद पिक्चर वो पीछे निकल गया। चलो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। देखो ऑटोक्रेसी क्या होती है। ऑटोक्रेसी के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब कोई एक व्यक्ति जो है पूरे कंट्री के ऊपर रूल करे, इसको हम लोग डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑटोक्रेसी कहलाती है। उसके बाद होती है एक ओलिगार्की। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों के थ्रू पूरा देश रूल किया जाता है। उसके बाद होती है प्लूटोक्रेसी। यहाँ पर जो एक रिच व्यक्ति है, ठीक है, जो अमीर व्यक्ति है, वो यहाँ पर पूरे कंट्री को रूल करता हुआ नजर आता है। उसके बाद डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो रूल करते हैं, मतलब सारे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो अपने हिसाब से वोट देकर अपने गवर्नमेंट को सेटअप करते हैं। जैसे भारत के अंदर आज के टाइम पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है। ऑटोक्रेसी जब एक व्यक्ति के थ्रू सब कुछ रूल किया जाएगा, और डेमोक्रेसी जब यहाँ पर सारे जो नागरिक होंगे वो सब मिलकर सरकार को बैठाएंगे वोटिंग देकर, वो कहलाती है डेमोक्रेसी। अब क्या हुआ, इस स्टडी ने बताया कि इस पूरे इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप किया है। स्वीडन के अंदर प्रॉपर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। प्लस और भी बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ सब जगह पर आपको यहाँ पर डेमोक्रेसी रैंकिंग्स अच्छी देखने को मिलेंगी। बट हुआ क्या है, अभी हमने ये देखा पूरे दुनिया भर में काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पर ऑटोक्रेसी काफ़ी बड़ी है, ऑटोक्रेसी भी इंक्रीज़ होती हुई नजर आई है, ऐसा बताया गया। कहाँ कहाँ पर आपने पता होगा, मिलिट्री कू के बारे में पढ़ा होगा। मिलिट्री कू मतलब तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ की सरकार हटाकर वहाँ की मिलिट्री ने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। तो चाड के अंदर यह हुआ, गिनिया में हुआ, उसके बाद माली, म्यांमार से आप समझ सकते होंगे। तो ये 4-5 कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री कू देखने को मिला है। ठीक है, तो यह बताया गया यहाँ पर ऑटोक्रेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मतलब जहाँ पर एक तानाशाह है जो पूरी तरह से रूल कर रहा है कंट्री को, ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी इंक्रीज़ हुआ है 2020 से 21 के बीच में। तो यहाँ पर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी
कम हुई है, प्लस यहाँ पर ऑटोक्रेसी और ये क्लोज्ड ऑटोक्रेसी ये चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब इस रिपोर्ट ने इंडिया के लिए क्या बोला, देखो इंडिया के लिए यहाँ पर इसने बोला है, तो इंडिया कहीं ना कहीं एक यहाँ पर आपको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी, यहाँ इंडिया के अंदर भी यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादातर पावर देखने को मिल जाएगी। तो कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा बताया गया। तो भारत की रैंक यहाँ पर काफ़ी डाउन रखी गई है, प्लस जो दूसरे अलग अलग डेमोक्रेसी इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी भारत की रैंक ज़्यादा अच्छी है नहीं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें जो साउथ एशिया है वहाँ पर, पूरे साउथ एशिया में कंपेयर करें तो भारत की रैंक यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल, भूटान इन सब से भी लो रखी गई है इस एलडीआई के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें बताई गई हैं। नाउ क्वेश्चन ये है एलडीआई क्या है, तो यह है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक काफ़ी ज़्यादा पीछे रखी गई है, मतलब भारत के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसीज आज के टाइम पर जो है सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, ऐसा बताया गया। तो भारत का क्या रोल था ये आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्लस यहाँ पर दो वर्ड्स डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस था ये भी आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको याद होगा थंबनेल पर मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, कौन सा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है कल बहुत ज़्यादा आर्टिकल वायरल हुआ। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आप देख पाओगे हुआ क्या कि जो जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने बोला कि शायद आप मुझे आखिरी बार देख रहे हैं, तो इस प्रकार का स्टेटमेंट इनके थ्रू आया। अब इनके थ्रू ये स्टेटमेंट आया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुआ, इंग्लिश हिंदी सारे न्यूज़पेपर के अंदर इसको पब्लिश किया गया। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पर इनके थ्रू बोला गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यहाँ पर बोला है कि आप मुझे आखिरी बार देख रहे हैं। देखो ये बात बहुत पहले ही बोल दी गई थी इनके थ्रू, किसके लिए, इनके थ्रू बोल दी गई थी अमेरिका से, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से, कि आप लोग आ नहीं रहे हो यहाँ पर यूक्रेन को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आखिरी बार इन्होंने कॉल करी, उसके बाद बोला शायद आप लोग मुझे आखिरी बार देख रहे हो, उसके बाद पता नहीं मैं देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट इनके थ्रू दिया गया। अब ये स्टेटमेंट बाहर कैसे आया, तो एक व्यक्ति ने यहाँ पर ट्वीट करके इनका स्टेटमेंट ट्वीट करके दिया, जिसकी वजह से कल ये ट्विटर पर भी वायरल हो गया, प्लस हर जगह पर ये स्टेटमेंट वायरल हुआ है। चाहे आप लोग आज जाकर सर्च करना, जेलेंस्की टाइप करना, आपको यहाँ पर ऊपर ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर इंग्लिश आर्टिकल जैसे अल जजीरा और ये सारे इन सब के अंदर इंग्लिश आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे हिंदी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। तो यहाँ पर जेलेंस्की, अब इससे इफेक्ट क्या पड़ सकता है, देखो इससे काफ़ी बुरा इफेक्ट ये पड़ सकता है कि इस स्टेटमेंट की वजह से जो अब ये वायरल जैसे हो गया, वायरल होने की वजह से रशिया को थोड़ी मजबूती मिल सकती है, क्योंकि रशिया क्या चाहता है कि अभी जेलेंस्की को ख़त्म करना। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर पहले से बोल चुके हैं कि जेलेंस्की को मार दो, क्योंकि जेलेंस्की को अगर मार दिया जाता है तो इसकी वजह से पूरे यूक्रेन का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के जो सोल्जर्स आज के टाइम पर लड़ रहे हैं वो जेलेंस्की के दम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की यहाँ पर टिके पड़े हैं। अगर जेलेंस्की भाग जाते तो अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से यूक्रेन को मतलब कंट्रोल कर चुका होता रशिया, अपने हिसाब से सरकार को बैठा चुका होता। रशिया का मेन गोल यही है कि करंट सरकार को हटाकर अपने लिए यहाँ पर एक सरकार को, ऐसी सरकार को बैठाए जो कि यहाँ पर न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर वही प्रो रशियन सरकार बैठी हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर रशिया का पर्पज़ है, क्योंकि आज के टाइम की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रो अमेरिकन देखने को मिलती है, प्रो यूरोपियन यूनियन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का गोल यह है कि अभी जेलेंस्की को मार दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ पर इसके पीछे का पूरा सिनेरियो समझ में आ चुका होगा। नाउ अब जैसे यहाँ पर ये न्यूज़ वायरल हुई है, इससे क्या होगा, जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के उनका मोरल डाउन होता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पर बताओ ये खुद ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे यहाँ पर काफ़ी लोगों का मोरल डाउन होगा। तो इससे काफ़ी असर पड़ सकता है, रशिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो मैं उसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था 2016 में ये पूछा गया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको पहली बार 1972 में लाया गया था, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करे गए थे 2030 तक। तो इसका करेक्ट आंसर 2 है। ध्यान रखना 2 ओनली है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने डिसाइड किया हम 2030 तक अचीव करने वाले हैं। हमारा गोल है 17 गोल हमने चूज़ कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसके बारे में। तो सेकंड वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।